नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अल्मोड़ा स्थित डोल आश्रम में श्री पाठ्यम स्थापना महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर कन्या पूजन किया और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। ये आयोजन श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम न्यास की ओर से आयोजित किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने डोल आश्रम के इतिहास और यहाँ की विशेष मान्यता का भी जिक्र किया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ मंदिर में दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी सौरभ गहरवार के निर्देश पर परिवहन विभाग ने महिलाओं और बुजुर्गों के लिए विशेष सेवा शुरू कर दी है, जिस पर केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने बताया कि घोड़ा पड़ाव से मंदिर तक लगभग 2 किलोमीटर के सफर पर ट्रैक्टर यानी शटल सेवा की ट्रैकर यानी कि शटल सेवा की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि इससे बुजुर्ग महिलाओं को मंदिर प्रांगण तक पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, ट्रैकर तो जहाँ से मतलब हमारा घोड़ा पड़ाव है और वो ट्रैकर केदारनाथ में ही है, तो जहाँ से वो उतरेंगे, जितनी जगह वहाँ पैदल जाने के लिए मंदिर तक है, 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर वो पड़ता है, तो वहाँ से वो यात्री को मंदिर तक ले जाएंगे। और ये मैं माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने इस तरह की व्यवस्था वहाँ पे बनाई। जो लोग जो बहुत बुजुर्ग होते थे, उनको दिक्कत होती थी, अब उसके माध्यम से लोग बहुत शीघ्र वहां जा पाएंगे और मंदिर के भोलेनाथ के दर्शन कर पाएंगे। देहरादून में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब भी कोई आतंकवादी घटना होगी तो भारत उसे एक युद्ध के रूप में देखेगा। हमारा उद्देश्य आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाना है और अपने उद्देश्य की ओर सरकार आगे बढ़ रही है। हमारा उद्देश्य आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाना था। उस उद्देश्य की ओर हम आगे बढ़े और जब उनके द्वारा कोई क्रिया हुई तो हमने उसमें अपनी प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक था। 6 रेलवेज हमने नष्ट किए, एयर डिफेंस के सिस्टम को हमने खत्म किया, पाकिस्तान के एक भी ड्रोन और मिसाइल को धरती पर नहीं उतरने दिया। आतंकवादियों को के जो टॉप कमांडर थे वो आज दुनिया छोड़कर चले गए हैं। आतंकवादी ठिकानों को हमने नष्ट किया है और कल सीज फायर से पहले जब ये नीति बनी कि हम किस आधार पर कर रहे हैं, तो हमने कहा जब भी आतंकवादी घटना होगी उसको एक युद्ध के रूप में भारत देखेगा और किसी भी तरीके से आतंकवाद को कम से कम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान पराजित वो आतंकवादी कहलाएगा और उसका उत्तर हम जिस प्रकार से आज दिया है, इसी प्रकार का उत्तर हम आगे भी देंगे। भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल रहा। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि जिस प्रकार से इस विषम परिस्थिति में पूरा देश अपना जाति धर्म भूलकर एकजुट होकर भारतीय सेना के साथ खड़ा रहा, ये सराहनीय है। उन्होंने कहा कि आज हम सिर्फ एक भारतीय हैं, वही हमारा धर्म देश और राष्ट्र की रक्षा करना है। देखा जिस तरह से पहलगाम की घटना हुई, वो निंदनीय, जितनी निंदा की जाए उस घटना की कम है। जिन बुजदिलों ने हमारे घर में घुसकर हमारी बहनों के सुहाग उजाड़े, हमारे बच्चों के सर से माँ बाप का साया खत्म किया, ऐसे लोगों को वो जिंदगी में नापाक हरकत ना कर सके और जहां से वो संचालित होते हैं ऐसे पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपनी सेना को निर्देश दिया है कि तमाम ऐसे टेररिस्ट कैंप, टेररिस्ट ट्रूप्स को नस्तो नाबूद कर दिया जाए। इन सब को मिटाने के लिए, इस नापाक सोच को, इस आतंक को, इस आतंकिस्तान में जो गंदगी फैल रही है, इसे साफ करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आह्वान किया। पूरा देश एक साथ खड़ा है, सारा विपक्ष एक साथ खड़ा है, सारे मजहब एक साथ खड़े। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद से ही लिव इन रिलेशनशिप का विरोध नजर आया है।
कांग्रेस के नेताओं द्वारा यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधान को लेकर लगातार सरकार का विरोध किया गया। यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि जिस तरह कांग्रेस और उसके नेताओं द्वारा लगातार यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप का विरोध किया जा रहा है और इन नेताओं की जैसी बौखलाहट है, उससे ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस के नेता लिव इन रिलेशनशिप के दायरे में आते हैं। वहीं इस पर पलटवार करते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप ना काबिले बर्दाश्त है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके प्रवक्ता क्या बयान दे रहे हैं, किस प्रकार इस प्रदेश को किस दिशा में लेके जाना चाह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जानते हैं। ये देवभूमि है, कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी बेटी रिलेशन में कहीं किसी के शादी से पहले रहे। और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताएं कि अपने परिवार के लोगों को ये मान्यता देंगे, ये उनको रहने देंगे। ये तो कभी भी 15 दिन का आप नोटिस दे दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, दूसरे के साथ चले जाइए। इस प्रकार का जो ये इन्होंने नियम बनाया है, बिल्कुल भी स्वीकार योग्य नहीं है। इस प्रकार से प्रथम पखवाड़े में ही 5.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं और 27 लाख से ज्यादा का आंकड़ा रजिस्ट्रेशन का पार हो चुका है। वह यह दर्शाता है कि आने वाले श्रद्धालुओं के तीर्थयात्रियों की जो सुख सुविधाएं यहाँ पर करी जा रही है वो पूरी तरीके से सही है। अच्छे भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और जो तीर्थयात्री हमारे यहाँ पर आएंगे उनके लिए अच्छे शौचालय की व्यवस्था, ये पूरी तरीके से धरातल पर दिखाई दे रही है और तीर्थयात्री यहाँ पर आकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। और स्वयं हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी यात्राओं को लेकर लगातार फीडबैक ले रहे हैं और जो लोग औचक निरीक्षण कर रहे हैं, यात्रियों की सुख सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं, वो सब चीजें यह दर्शाती है। और ये आंकड़ा मेन तौर पे ये आंकड़ा यह दर्शाता है कि चारों धाम में जो हमारी यात्रा चल रही है वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल रही है और आने वाले श्रद्धालु ये यात्रा से पूरी तरीके से संतुष्ट और खुश नजर आ रहे हैं। प्रदेश में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा गतिमान है और यात्रा के प्रति लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए चारों धामों में पहुंच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मात्र 12 दिन में अभी तक चारों धामों में करीब 5.5 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्री दर्शन कर चुके हैं, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि धामी सरकार की ओर से जो व्यवस्थाएं यात्रा में की गई उससे सभी श्रद्धालुओं को अच्छी सुविधा मिल रही है। देखिए, जिस प्रकार से प्रथम पखवाड़े में ही 5.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं और 27 लाख से ज्यादा का आंकड़ा रजिस्ट्रेशन का पार हो चुका है, वह यह दर्शाता है कि आने वाले श्रद्धालुओं के तीर्थयात्रियों की जो सुख सुविधाएं यहाँ पर करी जा रही है वो पूरी तरीके से सही है। अच्छे भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और जो तीर्थयात्री हमारे यहाँ पर आएंगे उनके लिए अच्छे शौचालय की व्यवस्था, ये पूरी तरीके से धरातल पर दिखाई दे रही है और तीर्थयात्री यहाँ पर आकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। और स्वयं हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी यात्राओं को लेकर लगातार फीडबैक ले रहे हैं और जो लोग औचक निरीक्षण कर रहे हैं, यात्रियों की सुख सुविधाओं का ध्यान रख रहे हैं, वो सब चीजें यह दर्शाती है। और ये आंकड़ा मेन तौर पे ये आंकड़ा यह दर्शाता है कि चारों धाम में जो हमारी यात्रा चल रही है वो पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल रही है और आने वाले श्रद्धालु ये यात्रा से पूरी तरीके से संतुष्ट और खुश नजर आते हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एचएनएन से बातचीत में कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी, जहां उन्होंने जातिगत जनगणना के फैसले का सम्मान किया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते जातिगत जनगणना की बात कभी नहीं की। इसके साथ ही महेंद्र भट्ट ने भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पर भी अपनी बात रखी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से खास बातचीत में क्या कुछ सामने आया है, रिपोर्ट देखिए। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एचएनएन। जी नमस्कार सर, अभी आपने प्रेस वार्ता भी करी, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही उठाया गया कि जो जातिगत जनगणना है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि ये हमारा मुद्दा है, इसको बीजेपी अपने पल्ले ले रही है। देखिए, कांग्रेस ने आज़ादी के बाद लगातार 60 वर्षों तक उनकी सरकारें रही। जब अपोजिशन में होती कांग्रेस तब जातिगत मुद्दे को इस रूप में कि देश का विघ्न पैदा हो इस साथ वो उस मुद्दे को खड़ा करते हैं। और जब भी सत्ता में रही जातिगत जनगणना पर कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। 1931 के बाद
लगभग 94 वर्षों के बाद देश के अंदर ऐसा प्रधानमंत्री आते हैं जिनको लगता है कि जातिगत जनगणना देश की एक आवश्यकता के रूप में इस नाते है कि समाज के अनेकों वर्ग हैं जो आज भी पिछड़े हुए हैं। उस वर्ग के उत्थान के लिए ही आरक्षण व्यवस्था लागू की गई थी और उसमें अनुसूचित जाति का आरक्षण हो, जनजाति का आरक्षण हो, ओबीसी आरक्षण पूरी तरह छोड़ दिया गया था। ऐसे अनेकों उपजातियाँ हैं जो भी आज अपेक्षा करती है कि उनका भी उद्धार हो, वो भी आर्थिक रूप से संपन्न हो। इस भाव के साथ ये निर्णय लिया गया है और जब गणना होती है तो जहाँ जाति का आधार होता है वहाँ आर्थिक गणना भी साथ में जुड़ती है। तो अनेकों जातियाँ हैं जो आर्थिक रूप से आज आगे भी बढ़ी होंगी। कुछ जातियाँ ऐसी होंगी जिनको हम उस श्रेणी में नहीं मानते थे, लेकिन वो जातियाँ आज गरीबी की स्थिति में आ रही। उनके लिए भविष्य में किस प्रकार का रोड मैप बने, उसके लिए आवश्यकता जातिगत जनगणना देश के प्रधानमंत्री जी ने जो इस जनगणना में करने का जो लक्ष्य लिया, हम उसका स्वागत करते हैं और देश के अंदर इसके एक अच्छे सकारात्मक परिणाम भविष्य में दिखाई देंगे। सर एक चीज़ और है कि सर बीजेपी लगातार वक्त संशोधन को लेकर अभियान चला रही थी, उसका खास तौर पे किस तरीके से प्रदेश के अंदर फीडबैक दिखते हुए नजर आ रहा है आपको? देखिए, जो भी कानून देश के प्रधानमंत्री जी लाते हैं वो लोगों की शिकायतों के आधार पर ही लाते हैं। बड़ी संख्या में वक्फ संपत्ति जिस प्रकार से खुर्द-बुर्द की गई और बड़े बड़े जो भूमाफिया हैं उनको बेची गई और अनेकों मुस्लिम परिवारों द्वारा जब ये शिकायत की गई तो ये तय हुआ कि वक्फ में संशोधन होना चाहिए। देश की पार्लियामेंट ने उसको मंजूर किया है, उसे स्वीकार किया है, एक जागरण स्वरूप में खड़ा हो। क्योंकि जब सीएए आ रहा था तब भी एक प्रकार का माहौल ख़राब करने का प्रयास किया गया। जब 3 तलाक का विधेयक आ रहा था तब भी माहौल ख़राब करने का प्रयास किया। उत्तराखंड में यूसीसी के टाइम पे इस प्रकार का माहौल तैयार करने का प्रयास किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा जब जागरण का अभियान चलाया जाता है तो हम उस बात के उसके पूर्ण तथ्य को नीचे तक पहुँचाते हैं। तो नीचे के जो मुस्लिम समाज के बंधु हैं उसको समझते हैं और मोदी जी के इस निर्णय के प्रति अपना धन्यवाद भी करते हैं। अच्छा, माहौल का आपने भी जिक्र करा। देखिए देश में और खासतौर पे प्रदेश की अगर बात करी जाए तो 4 धाम को लेकर काफ़ी उत्साह लोगों के अंदर है। मुख्यमंत्री भी लगातार इस चीज़ को लेकर बैठक कर रहे हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं सुरक्षा के भी जो कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं प्रदेश में? देखिए, क्योंकि हर वर्ष यात्रा बढ़ रही है और इस वर्ष भी यात्रा बहुत बढ़ेगी। अमरावती के मंदिर समिति का गठन हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि यात्रा की सुरक्षा नहीं, यात्रा की सुविधा, यात्रियों की सुविधा भी इस बार हमने केंद्र में रखा हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ कि बड़ी संख्या में जब यात्री आता है तो हर प्रकार की सुविधा उसको प्राप्त हो और जब वो जाए तो उसको लगे कि मैं देवभूमि से लौटा हूँ। तो इस प्रकार की हर प्रकार की व्यवस्था को बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार पहले मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड के अंदर जिन्होंने 4 धाम के कपाट के उद्घाटन पर स्वयं अपनी उपस्थिति दर्ज की है। तो चारों धामों का आशीर्वाद मुख्यमंत्री के साथ है, हमारी सरकार के साथ है और मैं कह सकता हूँ इस बार की यात्रा भव्य होगी, सुलभ होगी और सबको आनंदित करने वाली होगी। 4 धाम तो चलिए ठीक है, लेकिन 25 मई से हेमकुंड साहिब के भी जो कपाट हैं वो खुल रहे हैं, तो सिख श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ खास इस बार सरकार की ओर से? देखिए, बड़ी संख्या में किसी कालखंड में कहते थे अमृतसर स्वर्ण मंदिर में सिख श्रद्धालु जाता है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है उत्तराखंड के भाव से मैं कह सकता हूँ कि हेमकुंड साहिब के अंदर भी वहाँ से ज़्यादा श्रद्धालु आज की तारीख में आ रहे हैं। बड़ी संख्या में आते हैं। बहुत कठिन यात्रा भी है लेकिन वहाँ हेली सेवा भी हमने कर दी है और देश के माननीय प्रधानमंत्री का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। वहाँ के लिए रोपवे की भी अब संस्तुति मिल गई है, उसके टेंडर लग चुके हैं। बहुत जल्दी बड़ी संख्या में ये यात्रा होती है और सिख बंधुओं का भी एक धार्मिक केंद्र उत्तराखंड है। उत्तराखंड देवभूमि है, तो जहाँ मैं देवभूमि की चर्चा करता हूँ तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके सारे धर्मस्थल हैं और बड़ी संख्या में जो धार्मिक पर्यटन है वो हमारे राज्य के अंदर उसका लाभ हमको मिलता है। यहाँ की आर्थिक केंद्र भी धार्मिक यात्रा है और जब सिख बंधुओं की यात्रा में आते हैं तो बड़ी संख्या में उसका लाभ हमको प्राप्त होता है। सर हेली सेवा का जिक्र क्योंकि करा आपने, तो हेली सेवा को लेकर मैंने देखा पिछले कुछ 2-3 दिन पहले एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें सरकार लगातार ये कह रही है कि देखिए हाई लेवल मीटिंग उसमें करी जाएगी, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि देखिए इस तरीके की चीज़ें जो हैं इसमें बीजेपी को खास तौर पे ध्यान देना चाहिए और हेली सेवाओं के ऊपर खास तौर पे निगरानी और बढ़ानी चाहिए। ठीक है, जब हादसा होता है सबको अच्छा नहीं बुरा लगता है और उसकी जांच सरकार ने बिठाई है। जैसी जांच रिपोर्ट आएगी तो हम सबके सम्मुख होगी। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर प्रत्येक दिन आज की तारीख में अच्छी हेली सेवा है। अकेले अगर मैं केदारनाथ की चर्चा करूँ तो लगभग 100 उड़ानें प्रत्येक दिन हो रही हैं। इसी प्रकार से अब गंगोत्री यमुनोत्री की भी उड़ानें बढ़ी हैं, हमारे पिथौरागढ़ के साथ भी उड़ानें बढ़ी हैं। लेकिन जब इस पर घटना होती है सबको दुख होता है, भविष्य की घटना ही ना हो इसके लिए हम प्रयास करेंगे। महेंद्र जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा क्योंकि युद्ध की स्थिति एक देखने को मिली पिछले कुछ 2-3 दिन में, जिस तरीके से पाकिस्तान ने
सीज़ फायर का उल्लंघन करा, अब खबरें आ रही हैं, इस पूरी चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। जब भी पाकिस्तान ने भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाने का प्रयास किया है, अभी तो केवल मुंह से समझाया जाता था। आज जब ये घटना पहलगाम की हुई तो देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐसा जवाब दिया, शायद कई वर्षों तक अब उसके अंत मिटने वाले नहीं हैं। आतंकवादी ढेर किए गए और जो उनका आतंकवादियों के जो अड्डे थे वही नहीं, और जब उन्होंने क्रिया की और उस पर आतंकवादी हमले के बाद जिस प्रकार से भारत पर पाकिस्तान द्वारा हमला करने का प्रयास किया गया, तो उनके ड्रोन हो, उनकी मिसाइलें हों, जिस प्रकार से उनको भारत की भूमि भी हमने छूने नहीं दिया, और एक प्रकार का हमारा जो सैन्य प्रभाव है, सैन्य बल है, उसको भी विश्व ने देखा है। और मैं कह सकता हूँ संदेश प्रधानमंत्री ने दिया है कि भारत शांतिपूर्ण देश है। अगर इस भारत की शांतिपूर्ण जो स्वरूप है उसको बिगाड़ने का प्रयास होगा तो अभी पहल है, अभी तो केवल एक प्रकार से शुरुआती पक्ष है। दोबारा इस प्रकार की स्थिति होगी तो पाकिस्तान को भविष्य में भी इसका करार जवाब दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। आप सुन रहे थे महेंद्र भट्ट को, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के और राज्यसभा सांसद हैं। कई सारे मुद्दों पर खुल के उन्होंने बात कही और ये कहा कि देखिए, मुंह तोड़ जवाब देने का काम भारत सरकार लगातार कर रही है। कैमरा पर्सन अर्जुन बिश के साथ समृद्ध मिश्रा, देहरादून, HNN 24/7 के लिए। बढ़ते हैं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के लिए ट्रेनिंग कैंप आयोजित कर रही है। आपको बता दें कि जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देने के बाद हरिद्वार में भी ब्लॉक और मंडल अध्यक्षों के लिए ट्रेनिंग कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के इतिहास, संविधान और विचारधारा के बारे में जानकारी देकर संगठन को मजबूत बनाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रत्येक प्रदेश में ये ट्रेनिंग के कार्यक्रम चल रहे हैं। पिछले 2 माह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व में देहरादून में सभी जिलाध्यक्षों का ट्रेनिंग का कार्यक्रम हुआ, जिसमें संविधान से लेकर कांग्रेस की आइडियोलॉजी, जो भारत का संविधान है और जो भारत का संघर्ष रहा आज़ादी के आंदोलन में, और जो कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका उस आज़ादी के आंदोलन में रही, इन सब बातों का उसमें ट्रेनिंग का पार्ट होता है। और इसी को लेकर कांग्रेस का निर्णय है कि ब्लॉक अध्यक्ष और मंडलम अध्यक्षों तक कांग्रेस अपनी इस ट्रेनिंग के पार्ट को मंडलम अध्यक्षों को और ब्लॉक अध्यक्षों को प्रशिक्षित करने का कार्य करे। अभी जो अहमदाबाद में हमारा अधिवेशन था, उसमें कांग्रेस हाईकमान ने एक निर्णय लिया है कि कांग्रेस को जिलाध्यक्ष और ब्लॉक स्तर पर जो है कांग्रेस को मजबूत किया जाएगा। उसी परिप्रेक्ष्य में अभी 2 महीने पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में तमाम प्रदेश के जिलाध्यक्षों को ट्रेन किया गया। हम सब ट्रेनिंग लेने गए थे, 2 दिन की हमने ट्रेनिंग की। उसके बाद अब वो ट्रेनिंग शेड्यूल जो है जिलों में हो रहा है, और वहाँ जिले में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और मंडलम अध्यक्ष जो हमने बनाए हैं उन लोगों को ट्रेन किया जाएगा, ताकि जब वो बूथ कमेटियाँ बने या बूथ अध्यक्ष तैयार किए जाएँ तो वो एक प्रशिक्षित कांग्रेस के वर्कर हों। क्योंकि आजकल जो नई चीज़ें आ गई हैं कि जैसे वोटों में हेरा फेरी करने का, वोट स्वैप कर रहे हैं, वोट गलत तरीके से वोट काटने का काम चल रहा है, उस पर भी हमने सूचना के अधिकारों में मांगा है। तो उन सब जब ये बीजेपी के हथकंडे सामने आए हैं तो कांग्रेस ने एक बड़ा निर्णय लिया है कि हम एक प्रशिक्षित टीम बूथ स्तर तक ले जाने का काम करेंगे। और उसी परिप्रेक्ष्य में हमारी ये 2 दिन का 12 और 13 तारीख का जो है ट्रेनिंग सेंटर है। IIT रुड़की ने एक ऐसा हीट स्ट्रेस वार्निंग सिस्टम तैयार किया है जो व्यक्ति के 5 दिन पहले तापमान का पता लगा सकेगा। आपको बता दें कि शहरी जलवायु सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक अग्रणी व्यक्तिगत स्ट्रीट हीट स्ट्रेस रिस्क इंडेक्स पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है। वहीं 5 दिन पहले तक जोखिमों का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम होगा। ये वार्निंग सिस्टम मौसम संबंधी इनपुट को व्यक्तिगत विशेषताओं जैसे कि उम्र, स्वास्थ्य की स्थिति और दैनिक दिनचर्या के साथ एकीकृत करेगा और हीट स्ट्रेस वार्निंग सिस्टम 5 दिन पहले ही स्वास्थ्य के प्रति अलर्ट कर देगा, जिससे समय रहते हुए व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधान हो सकेगा। वो सब चीजें और आपका जो है कैफीन वगैरह, नींद, लोगों के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए हमारे रिसर्च में क्या न्यू चीज़ें, यूनिक चीज़ें हम ला सकते। तो 1 साल से ज़्यादा ही टाइम लगा इसको करने में।
खासियत की बात करें तो मैं पहले बोलना चाहूँगी कि दिल्ली के लिए वी हैव डन दिस वर्क. दिल्ली इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिटी स्पेशली फॉर द हीट स्ट्रेस. अगले 5 दिन के लिए आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए. इट्स अ very different way of visualization we have used, very typical of our traffic signal, red, yellow and green. एंड रेड के मतलब आपको उसमें बिल्कुल मना है, आपको करना नहीं चाहिए. आप जो भी एक्टिविटी करें, जो द वे यू आर लिविंग योर लाइफ, दैट हैज़ टू बी रियली रीचेक्ड. एंड ग्रीन के मतलब आप कर सकते हो. IIT रुड़की ने जो है HSRIF करके हीट स्ट्रेस रिस्क इंडेक्स फॉर फोरकास्टिंग डेवलप किया है. इसमें जो है जैसे IMD और ये हमें डेटा प्रोवाइड करते हैं, तो ये सिर्फ हमें तापमान का डेटा देते हैं, और इनका डेटा जो है जब बहुत ज़्यादा जोखिम का लेवल हो जाता है, जैसे हीट वेव बहुत ज़्यादा हो गई तब आ रहा होता है. बट जो इंसानी शरीर है वो कम उस पर गर्मी में भी प्रभावित होना शुरू हो जाता है. तो उसके कारणवश जो है हम लोग ने एक डेवलप किया इंडेक्स, जिसमें हम लोग बहुत सारे पैरामीटर्स या बहुत सारे जो चीज़ें हैं, जैसे अपना टेम्परेचर हो गया या तापमान, नमी हो गई, हवा कितनी चल रही है, सूरज का प्रभाव कितना है, आप कपड़े कैसे पहनते हो, आप ये सारी चीज़ें लेके हमने एक UTCI इंडेक्स पहले से जो बना हुआ है उसको इस्तेमाल किया है गर्मी समझने के लिए. ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 धारा के पास एक कार और ट्रक की भिड़ंत होने का मामला सामने आया है, जिसमें कार चालक घायल हो गया और घायल के मुताबिक सड़क के ऊपरी भाग से कोई पत्थर सड़क पर आ गया था, जिसको बचाने के चक्कर में उसकी ट्रक से भिड़ंत हो गई. ऐसे में पुलिस को सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई. वहीं थाना प्रभारी महिपाल सिंह रावत यात्रा मार्ग पर किसी भी प्रकार की दुर्घटना को लेकर पूरी तरह से नजरें बनाए हुए हैं. जैसे ही खबर उन्हें मिली तो वो तुरंत घटनास्थल के रवाना हुए. उन्होंने कहा कि इस घटना में एक बड़ी दुर्घटना होने से बच गई. नहीं, देखो जो हमारा 3 धारा वाला है, राष्ट्रीय राजमार्ग वाला है, वो काफ़ी लंबा है और जो चौकी से लेकर के वहाँ तक जो दूरी होती है काफ़ी दूरी होती है. तो इसलिए हमको जैसे ही सूचना मिलती है हम लोग तुरंत प्रयास करते हैं कि कम से कम समय पर हम वहाँ पे पहुँचे और हमारी पूरी संयुक्त टीम लेकर हम लोग जाते हैं. ऐसे नहीं कि कोई सामान हमारा छूट गया, हमारा अधिकतर सामान बल्कि गाड़ी में ही रहता है, तो समय हो सकता है कोई सामान हमारे इधर रखने हैं उसको ढूंढने में, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि जल्दी से जल्दी पहुँच जाए वहाँ पे. और आज भी हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे, टाइम से पहुँच गए थे. और जो जिनकी गाड़ी एक्सीडेंट हुई थी उनसे वार्ता करके, दोनों से वार्ता करके, बल्कि उनका समझौता भी हो गया, तो इतना कोई गंभीर मामला तो था नहीं है. देखो पुलिस के पास हम लोगों के पास और भी काम रहते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो यात्रा रूट ड्यूटी पे लगा रखी वो अलग ही ड्यूटी लगा रखी ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो. हमारी एक ड्यूटी तोता घाटी से लेकर के पूरे कोडियाला से लेकर के और साकड़ी घाट बछेली खाल तक है, और एक ड्यूटी हमारी वहाँ से जो रनवे है वो यहाँ से लेकर देवप्रयाग तक, और तीसरी ड्यूटी हमारी यहाँ से लेकर और बागवान तक है. तो हमारी जो यात्रा रूट है वो लगातार इसी प्रकार की भ्रमण पे रहते हैं कि ताकि कहीं पे भी कोई बात हो, यात्रियों की समय कोई दिक्कत हो तो वहाँ पे मौके पे पहुँच जाए. तो जो आज की बात हुई थी उसमें ये भी पता चला है कि वहाँ पे पहले कोई आगे पीछे लगने में 2 लोगों में कुछ कहा सुनी होगी, तो उनका झगड़ा निपटाने में उसके बाद पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुँच गई थी. तो उसके बाद पुलिस ने आवश्यक जो भी उनको सहायता होती है वो पहुँचाई. हाँ जी, घटना हुई थी. मैं दिल्ली से केदारनाथ आ रहा था. आपके दोस्त भी थे आपके साथ? मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी. तो 2 तारीख को बाबा जी के दर्शन खुले, तो मैंने कहा सोचा चलते हैं. तो कल रात को मैं निकला था, सुबह जाके केदारनाथ में मेरी देवप्रयाग से पहले कुछ किलोमीटर पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ. और वो हुआ कैसे एक्चुअल में, किसी पत्थर को बचाने के चक्कर में अपने आप को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया, अपनी गाड़ी को बहुत डैमेज करा. एंड वो ब्रेक मारी तो वो पुश हो गया, तो वो जाके ट्रक के अंदर घुस गई. तो होपफुली कोई भी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ दोनों पक्षों में से, बट हाँ मेरे को थोड़ी बहुत चोट आई थी. गाड़ी बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है. चलो गाड़ी तो नहीं आ जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं ठीक था. सब ठीक है, इसमें सारे ही ठीक है. अच्छा. और पुलिस का हमेशा योगदान रहा है. जब भी मैंने कॉल करा, आई थिंक 15 से 20 मिनट में दे विल रीच इन दी लोकेशन, एंड समय पे आ गए थे. और फिर मैं लोगों के लिए भी यही एडवाइस कहूँगा कि यार पहाड़ों पे आते थोड़ा सा धीरे चलाया करो, ओवरटेकिंग मत करो, स्पीड का ध्यान रखो. एंड प्यार से आए उत्तराखंड तो प्यार से घूम के जाओ. एंड जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हुई, बट हाँ थैंक यू सो मच उत्तराखंड पुलिस फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर लव.